दोस्तों, हकीकत के पन्नों से मैं प्रीति आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हकीकत के इस सफ़र पर मैं आपको शहर की ऐसी शख्सियत से मिलवाने की कोशिश कर रही हूँ जिनके जीवन वाकई लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है, जो एक मॉडल बने हुए युवाओं के लिए और हर उम्र वर्ग के लिए। दोस्तों, शहर की एक ऐसी ही जानी मानी हस्ती जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। सीए प्रोफेशन में उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और आज भी समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही शहर की शख्सियत है राकेश मित्तल जी। राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, इतनी सारी प्रतिभाएं हैं आप में, गायन, वादन, लेखन और अकाउंटेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। उसके बाद सारी चीज़ों को मैनेज करना और इन सारी चीज़ों की शुरुआत आपके जीवन में कहाँ से हुई? बचपन से हुई या जब आप समझने लगे कि हाँ मुझे इन बातों का शौक है, तब से आपने एक एक चीज़ों की शुरुआत की? बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। और जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी सादर अभिवादन। बचपन से मुझे शौक था साहित्य में, सिनेमा में, कला में, कल्चर में, म्यूज़िक में। और सच कहूँ तो मैं बचपन में कलाकार बनना चाहता था या हिंदी साहित्य में एमए करना चाहता था। मैं सीए करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अच्छा। और ना कोई प्लान था, लेकिन मेरे पिताजी सीए हैं और मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो इसलिए एक तरह से मेरे लिए कंपल्शन था कि मुझे सीए करना ही है। और उन्होंने यही बोला कि आप तुम ये साहित्यकार वगैरह बन के तुम कुछ पेट भी नहीं भर पाओगे, इसलिए कोई एक प्रोफेशनल डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है। और एक बार प्रोफेशनल डिग्री आ गई उसके बाद फिर अपने शौक के जो भी काम आप कर सकते हो वो करो। तो अब मुझे इस जीवन के इस पड़ाव पे लगता है कि उनका निर्णय बहुत सही था। और आज सीए होने के कारण एक तो सम्मानजनक एक कैरियर है, और उसके बाद मुझे इतना फ्री समय भी मेरे ऊपर है। मतलब मैं जब चाहूँ जब फ्री समय ले सकता हूँ, जब चाहूँ जब नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कहीं नौकरी तो कर नहीं रहा हूँ। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक बहुत आदर्श स्थिति है कि जिसमें मैं अपना जीवन यापन भी सम्मानजनक तरीके से कर पा रहा हूँ और अपने शौक भी पूरे कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वो निर्णय उनका सही था। सिनेमा से जो आपका जुड़ाव रहा है वो काफ़ी देखने को सुनने को मिला है हमें। कहाँ से आपको ये शौक रहा और किससे आपको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला सिनेमा से जुड़ने के लिए? सिनेमा से मुझे बचपन से ही सिनेमा का शौक था। दो चीज़ों का मुझे बड़ा पैशन था। एक तो सोशल वर्क से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करता था। जब लोगों को, बड़े बड़े जो हमारे देश के सोशल वर्कर हैं, उनको देखता था तो उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती थी कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो सीए के रूप में भी मैंने वही एक फील्ड चुना। मतलब मैंने ये देखा कि जो सोशल वर्क का फील्ड है, जिसको हम कॉमन भाषा में एनजीओ बोलते हैं, उसमें प्रोफेशनल इनपुट की बहुत कमी है। तो मुझे लगा कि ये एक एरिया है जिसके ऊपर मैं अच्छा कर सकता हूँ और जिसमें मेरे मन की काम भी होगा और मैं इस तरह के लोगों की मदद भी कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने एक सीए के रूप में केवल सोशल सेक्टर से चुना है। तो इसी कारण मुझे तरह तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। जैसे किरण बेदी की इंडिया विजन फाउंडेशन में मैं बहुत सालों तक जुड़ा रहा, उनके बोर्ड पे रहा ट्रस्टी के रूप में। पीवी राजगोपाल जी हैं, सुब्बाराव जी हैं, इन लोगों के साथ मैं कई सैकड़ों गाँवों की मैंने पदयात्रा की है इन लोगों के साथ। और भारत को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। अंदर इंटीरियर के अंदर जाना, वहाँ ऑडिट करना, इन लोगों से मिलना, इनके काम को देखना और किस तरह से मतलब अभाव में और हमारी जो कर्मठता से लोग जीते हैं वो बहुत नज़दीक से उसके कारण देखने को मिला। तो मन को बड़ी शांति हुई इस काम को करके। किस तरह की समस्याएं आपको इस जर्नी के दौरान देखने को मिली जिन्हें लगा आपको कि हाँ, इससे मुझे समाज से दूर करना और मैं यहाँ लोगों से जुड़कर उनकी मदद कर सकता हूँ? देखिए, मैं सीधा तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मतलब सीधे कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन जो लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा। एक तरह से जो बड़े बड़े समाज सेवी हैं, जो पिछड़ों के बीच में काम कर रहे हैं, गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, देश की बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। तो उनको किसी तरह की कानूनी बाधाएं ना आए, उनको किसी तरह की टेक्निकल चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए मैं उनकी मदद करता हूँ। तो मुझे लगता है इनडायरेक्टली मैं भी एक तरह की समाज सेवा भी कर रहा हूँ और कुछ एनजीओ से मैं प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उस तरीके से भी एक तरह का सोशल वर्क होता है। और जैसा आपने शुरू में मुझसे पूछा था कि
सिनेमा, फिर अपन सिनेमा के बारे में और आगे भी इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये मेरा एक ज़िंदगी का बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सोशल वर्क वाला, और इसी ने मेरे कैरियर की दिशा बदली है। मतलब एक सीए के रूप में मैं किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री या किसी बिजनेस के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सोशल सेक्टर के लिए काम करता हूँ सीए के रूप में। बहुत ही बढ़िया। आपने बताया जैसे प्रोफेशन आपने चुना और इसके माध्यम से आप जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन इस माध्यम से, इस प्रोफेशन के माध्यम से आपने कई देशों की यात्रा भी की। वो एक जर्नी भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि दुनिया के 70 देशों से अधिक देशों की यात्रा आप कर चुके हैं। क्या अनुभव रहा वहाँ और कैसा रहा आपका ये अनुभव? ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे बहुत सारे देशों की यात्रा करने को मिली। उसका एक कारण तो मेरा प्रोफेशन रहा कि मैं जिस सोशल सेक्टर से जुड़ा था, तो उसमें जो बाहर से फंडिंग आती थी या कुछ ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी थी, चाहे हम यूनिसेफ कहें या जो दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी हैं जो यहाँ की एशियन कंट्रीज़ को या अफ्रीकन कंट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए मुझे काम करने का मौका मिला। तो उसके कारण मैंने कई देशों की यात्राएं करी है और कई बार करी है कुछ देशों की। और कुछ जो इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं उनके मैं बोर्ड पे भी रहा हूँ, तो उनकी मीटिंग्स के लिए या किसी सेमिनार के लिए या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी मुझे जाना पड़ा। तो उस लिहाज से भी मुझे विदेश यात्रा करने का काफ़ी मौका मिला। और बहुत सारे किस्से हैं विदेश यात्रा के, मतलब अनगिनत मैं किस्से सुना सकता हूँ। बहुत कोई रोचक किस्सा जो आप कभी भूलते ना हो, हमेशा याद आ जाता हो आपको, ऐसा कोई किस्सा? हाँ, रोचक किस्सा मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगा। मैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक बार मैं अपने स्विस मित्र के साथ जा रहा था, वहीं सड़क के ऊपर ऐसे ही हम लोग शाम को खाना खा के घूम रहे थे, मतलब शायद 6 साढ़े 6 बजे का समय होगा। और सामने से एक साइकिल सवार आता हुआ दिखा हमको, उसके कंधे पे लैपटॉप लटका हुआ था और वो हमारी तरफ आ रहा था। और हमारे पास आके वो एकदम से थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, तो उसने मेरे मित्र के कंधे पे हाथ रख के सहारा लिया और अपना एक पाँव उसका ज़मीन पे टिका और उसने एक हाथ उसके मित्र के कंधे पे रहा और वो संभल गया और फिर आगे जाने लगा। फिर उसने बहुत अपोलोजेटिक तरीके से उससे, भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने मैंने आपका कंधे पे हाथ रख दिया, कोई परेशानी तो नहीं हुई, आई एम वेरी सॉरी करके फिर वो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं करके वो आगे निकल गया। तो मेरे मित्र ने फिर वो जब चला गया तब मुझसे पूछा कि आप जानते हो कौन थे ये? मैंने कहा नहीं। बोले हमारे प्रधानमंत्री थे। तो मैं एकदम शॉक हो गया, मतलब कि जो उनके देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि इतना सिंपल, इतना सादा और इतने मतलब विनम्रता से एक आम आदमी से पूछ के जा रहा है, उसके पीछे कोई तामझाम नहीं, कोई लाल बत्ती की गाड़ियाँ नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, एक साइकिल पे चला जा रहा है लैपटॉप कंधे पे टिका के। तो वो एक बड़ा अविस्मरणीय जो अनुभव था मेरे लिए। और दूसरा एक बड़ा रोचक किस्सा है वो भी, लेकिन उसमें मुझे अफसोस ज़्यादा है उसके कारण। मैं रासिंग जी डूंगरपुर मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, तो उनकी डेथ हो गई। और एक बार लंदन में उनसे मुलाकात हुई थी, तो लॉर्ड्स का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके ठीक सामने उनका फ्लैट है। अच्छा। और उनकी लता जी से बड़ी अच्छी मित्रता थी। तो लता जी का एक हॉस्पिटल पूना के अंदर वो खोलना चाह रही थी, तो उसके संबंध में वो मुझसे चर्चा करना चाह रही थी। तो रासिंग जी बोले कि तुम अभी लंदन आए हुए हो और लता जी भी घर पे ही हैं, तो अपन लता जी से मिल लेते हैं। और लता जी तुमसे थोड़ी बात करना चाह रही है कि वो हॉस्पिटल के संबंध में क्या रूल्स रेगुलेशन और कुछ उनको ट्रस्ट के संबंध में कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ उनकी समस्याएं हैं, तो एक बार बात कर लो। तो मैं लॉर्ड्स में उनके घर पे गया, उनके फ्लैट पे। लता जी बिल्कुल जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में मैक्सी के अंदर बैठी थी, छोटी छोटी 2 चोटियाँ, और उनके साथ ढेर सारे फोटो खींचा। लता जी थी, उनकी बहन थी उषा मंगेशकर जी, भाई थे हृदयनाथ मंगेशकर जी, और यही हम 3-4 लोग थे। बहुत सारे फोटो खींचे और बहुत इत्मीनान से, बहुत आत्मीयता से उनसे बात हुई वहाँ पे। और जब मैं वापस आया तो पता लगा वो कैमरा चला ही नहीं था। वो मेरे जिंदगी का सबसे, मतलब मैं कहूँ कि डिसअपॉइंटिंग जो एक मोमेंट था कि इतनी दुर्लभ और इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी शख्सियत से मेरी इतनी सामान्य और इतनी इत्मीनान से मेरी मुलाकात हुई। और हम लोग करीब 1.5 घंटा बैठे थे उनके फ्लैट के ऊपर, बड़े आराम से चाय नाश्ता किया, उनके साथ ढेरों फोटो खिंचा। वो भी बड़ी सहजता से कि तुमको जैसे खिंचवाना खिंचवा लो, बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के और ऐसे आराम से बैठ बाट के। और लेकिन उसकी एक भी फोटो मेरे पास नहीं है। तो वो फिर तो ऐसे ढेर सारे किस्से हैं। मतलब मुझे नॉर्वे बहुत अच्छा लगता है, नॉर्वे के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, कनाडा के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सुंदरता के लिहाज से देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा है, पर कुछ देशों की अपनी एक विशेषताएं भी, जैसे बाल्टिक कंट्रीज में मैं गया था, तो वहाँ पे
एस्टोनिया और लाटविया, लिथुआनिया, ये जो 3 बाल्टिक कंट्री कहलाती है, वहाँ की इंटरनेट स्पीड मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी इंटरनेट स्पीड नहीं देखी। अच्छा। मतलब 5 GB की इंटरनेट स्पीड आप सोच भी नहीं सकते। आधे मिनट में पूरी फिल्म डाउनलोड हो जाती है आपके कंप्यूटर के ऊपर, इतनी तेज इंटरनेट स्पीड। और पूरा शहर उनका वाईफाई है, आप कहीं भी जाओ, कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, पूरा शहर आप खाली लॉगिन करो और हो जाता है। ये तो रही आपकी विदेश यात्रा की बात। अब हम शहर में जो शुरू किया आपने, सिनेविज़न का जो एक अध्याय लाए हैं आप, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी ताकि दर्शक भी समझें। सिनेविज़न जब आया, कई मूवीज़ आपने उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचाई, ऐसी फिल्में पहुँचाई जिन्हें देखना दुर्लभ है आम लोगों के लिए भी और शहर के खास लोगों के लिए भी। वो आपके पास कलेक्शन आपने एकत्र किया और लोगों तक उसको पहचाने का जो कार्य शुरू किया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। जी, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि फिल्मों का शौक़ मुझे बचपन से रहा। और हमारे यहाँ एक फिल्म लेखक समीक्षक संघ हुआ करता था जी, जिसको श्रीराम ताम्रकर जी ने शुरू किया था, जो अब नहीं है हमारे बीच में। तो ताम्रकर जी और महाराजा टाकीज के गोकुल शर्मा जी, इन दोनों ने मिलकर वो संस्था शुरू करी थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने शुरू किया था शायद 1974 में, ऐसा, मतलब बहुत पुरानी संस्था रही। और वो करीब 25 साल चली और पूरे 25 साल में उनसे जुड़ा रहा और बहुत कम उम्र में जुड़ गया था। मेरे ख्याल से मैं जब 17-18 साल का था तब से उसका मेंबर बना था। और 25 सालों में हमने ढेर फिल्में देखी, इंटरनेशनल फिल्में देखी। तो सही मायने में कहूँ कि मुझे फिल्मों का शौक वहीं से लगा। अच्छा। अच्छी फिल्मों का। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हमको पहले महाराजा टाकीज में दिखाते थे, फिर प्रिंस ऑफ टाकीज में दिखाई, फिल्म फेस्टिवल हुआ करते थे। तो वहाँ से मुझे शौक लगा फिल्मों का, और विशेष रूप से विश्व सिनेमा का। उसके बाद फिर सब लोग बिखर गए, किसी की डेथ हो गई, कोई ट्रांसफ़र हो गया किसी का, तो वो संस्था बिखर गई। तो उसके बाद एक बहुत लंबा अंतराल रहा और वो संस्था फिर बंद हो गई, मतलब उसके बाद वो चली नहीं। और मुझे ऐसा लगा कि वो इस तरह की संस्था शहर में होना चाहिए, क्योंकि आम फिल्में तो हम वैसे ही देखते रहते हैं, सारी दुनिया देखती है, और वो कई कचरा फिल्में भी होती है बहुत सारी, जिनको देख के मतलब ऐसा लगता है कि अपन ने समय टाइम वेस्ट किया है। उनको अच्छी फिल्में, और ख़ास करके पूरी दुनिया में जो अच्छी फिल्में बन रही है, वो हमको शहर के लोगों के सामने लेके आना चाहिए, ऐसा मेरे मन में विचार था। तो उसको लेके फिर मैंने सिनेविज़न की शुरुआत करी 2009 में। तो आज 12 साल हो गए सिनेविज़न को। मई 2009 में इसकी शुरुआत हुई, और वही ताम्रकर जी के ही सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से ये शुरुआत हुई थी। और उसके बाद श्याम बेनेगल जी ने इसका उद्घाटन किया था। मुझे याद है 31 मई 2009 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद से लगातार, मतलब ये कोरोना काल के पहले तक ऐसा कोई महीना नहीं रहा जिसमें हमने फिल्म नहीं दिखाई। हम महीने में कम से कम एक फिल्म हम लोगों को दिखाते थे, और वो विश्व स्तर की फिल्म होती थी, ऑस्कर विनिंग फिल्में होती थी, जो दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी निर्देशकों की, अच्छे से अच्छे फिल्मकारों की वो फिल्में होती थी। वो हम चुन चुन के लेके आते थे और उसको दिखाते थे और उन फिल्मों पे चर्चा करते थे। तो ये फिल्में हमने ब्रिटिश फिल्म आर्काइव से बुलाई, नेशनल फिल्म आर्काइव से बुलाई, कुछ एम्बेसीज से बुलाई। तो अलग अलग सूत्रों से ये फिल्में आती थी। और कई बार तो जैसे एम्बेसी से जो बंदा फिल्म लेके आता था, इनके कॉपीराइट के बहुत बड़े वो रहते हैं चक्कर, तो वो फिल्म किसी भी तरह से लीक नहीं होना चाहिए। तो वो अपने खुद, उसका हमको आने जाने का एयर फेयर भी देना पड़ता था। वो अपने हाथ से सीडी लेके आता या पेन ड्राइव में फिल्म लेके आता, और उसके बाद वो खुद लगाता, और फिल्म खत्म हो जाती तो वो लेके वो फिर चला जाता। अच्छा, मतलब वो कलेक्शन, ताकि वो फिल्म की कॉपी ना हो उसको, या कहीं से लीक ना हो जाए इस तरह से। तो कुछ फिल्में बड़ी, मतलब कई फिल्मों में हमने 30-30, 40-40 हज़ार रुपए खर्च किए एक फिल्म मंगाने के लिए, ब्रिटिश फिल्म आर्काइव से या जो फॉरेन की किसी एम्बेसी से मंगाई है। तो उसमें मतलब कोरियर से आती, फिर उसके बाद हम दिखाते, और ये हमको अंडरटेकिंग लिख के देना पड़ती थी कि किसी भी हालत में ये फिल्म लीक नहीं होगी, इसकी कॉपी नहीं होगी, कोई रखेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, और उसको हम एज इट इज़ हमको वापस करना होती है। तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हमने दिखाई, और सिनेविज़न को एक तरह से ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश आज हो गया है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मध्य भारत की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सोसाइटी के रूप में सिनेविज़न ने अपनी पहचान बनाई है। और एक से बढ़ के एक फिल्में हमने इन 12 सालों में दिखाई है, और एक से बढ़ के एक फिल्मकारों को हमने बुलाया है। मतलब ये एक और यूएसपी रही है सिनेविज़न की। और इसके बारे में भी मैं मुझे ये गर्व है कहते हुए कि हमने किसी फिल्मकार को 1 रुपए का भी पारिश्रमिक नहीं दिया सिनेविज़न में आने के लिए। जो आना जाना रहना तो खैर कटसी की बात है, वो हमको देना ही पड़ता है, लेकिन
किसी ने हमसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया सिनेविजन में आने के लिए, बल्कि वो सिनेविजन में आके अपने आप को अच्छा फील करते थे। उनको गर्व होता था कि हम इतनी अच्छी संस्था में आए हैं और इनके मेंबरों से बात करके उनको बड़ा अच्छा लगता था। भले हमारे मेंबर कम हैं, लेकिन उन मेंबरों से इंटरेक्शन करके उनको इतना अच्छा लगता था कि वो बोलते थे कि हमारे लायक कोई भी काम हो। कुछ फिल्में तो हमने ऐसी दिखाई है जो दुनिया में कहीं नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है। अच्छा। श्याम बेनेगल जी के कनेक्शन की हमने एक हरी भरी उन्होंने शुरू में हमने दिखाई थी जिस दिन उद्घाटन हुआ था, वो भी उन्होंने अपने कलेक्शन में से दी थी। उसके बाद एक समर करके फिल्म है जो दलित इशू के ऊपर मेरे ख्याल से भारत की सबसे अच्छी फिल्म है, और वो भारत के सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उस फिल्म को बनाया था। लेकिन वो फिल्म डब्बे में बंद है, मतलब वो मंत्रालय के पास उस फिल्म को बनाने का बजट तो था। अच्छा। लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का या प्रदर्शित करने का बजट नहीं था, तो वो बन के और पड़ी रही। तो उसकी एक कॉपी श्याम जी के पास थी, तो हमने वो कॉपी से उसको फिल्म को दिखाया। तो ऐसी कई फिल्में हैं जिसके हमको 2 बार शो करना पड़े, जैसे ये समर को हमको 2 बार दिखाना पड़ा। लोगों की इतनी डिमांड थी कि कोई लोग छूट गए थे, फिर कुछ लोग बोले कि हम अपने मित्रों को भी दिखाना चाहते हैं, परिवार के लोगों को भी दिखाना चाहते हैं, तो उसका फिर हमने सेकंड शो वापस से किया था। ऐसे एक ओसामा करके एक फिल्म थी ईरान की, वो फिल्म भी इतनी अच्छी थी कि लोग एकदम द्रवित हो गए थे उस फिल्म को देख के। एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, उसका नाम मतलब वो तालिबानियों के चक्कर में उसकी माँ ने उसको लड़का बना रखा था, उसके बाल काट के, और उसका नाम ओसामा रख दिया था। अच्छा। और उसको मतलब एक चाय की दुकान पे काम करने के लिए भेजा था, फिर वहाँ उसकी पोल खुल गई थी कि वो लड़का नहीं लड़की है। फिर उसको एक 80 साल के मुल्ला से शादी करने का उसको फरमान दिया गया था। मतलब बड़ी अच्छी फिल्म थी वो बहुत आपको बांध के रखती है, और आप फिल्म जब ख़त्म होती है तो कई दिनों तक आपके जहन से निकलती नहीं है वो फिल्म। इस तरह की फिल्म थी, तो वो भी हमने 2 बार उसको दिखाना पड़ा उसको भी। तो और दूसरा श्याम जी ने तो उसका उद्घाटन किया। फिर गोविंद निहलानी जी को हमने बुलाया था, उनकी एक तमस सीरियल आता था दूरदर्शन के अंदर, बड़ा फेमस सीरियल हुआ था, और उसको उन्होंने फिल्म के रूप में कन्वर्ट किया था 4.5 घंटे की। तो वो पूरी फिल्म हमने गोविंद निहलानी जी की उपस्थिति में दिन भर का हमने प्रोग्राम बनाया था लंच के साथ, और काफ़ी सिख परिवार के लोगों को भी हमने उसमें बुलाया था, जो विभाजन के समय जिस त्रासदी के अंदर उन लोगों ने भुगता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा शो रहा था, और गोविंद जी की उपस्थिति में उन्हीं की फिल्म हमने देखी, उनके साथ फिर विमर्श किया, 2-3 घंटे उनसे बातचीत करी। सारे सदस्यों से, हमारे यहाँ जितने भी फिल्मकार आते हैं वो सदस्यों से ऐसे घुल मिल जाते हैं बिल्कुल आपस में। आप चाहे जितने फोटो खिंचा लो, चाहे जैसी बातें कर लो, उनको भी बड़ा अपनापन लगता है, और सदस्यों को भी लगता है कि यार जिनको हम देख भी नहीं पाते थे, जिनसे मिल नहीं सकते हैं, टीवी पे ही देखा है अभी तक या हृदय पे देखा, वो हमारे सामने एकदम दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, और इतने बेतकल्लुफी से। मतलब मैं आपको लिस्ट गिनाऊं तो मतलब जितने बड़े फिल्मकार हैं, जैसे गोविंद जी, श्याम जी का मैंने आपको बताया, सही परांजपे, सईद मिर्जा, केतन मेहता, दीपा शाही, प्रकाश झा और नीतीश भारद्वाज। अभिनेताओं में यदि हम बात करें तो मनोज वाजपेयी, सौरभ शुक्ला, पंकज त्रिपाठी, मानव कौल और जयदीप अहलावत और सचिन खेड़ेकर, बहुत अच्छे, मतलब जो मीनिंगफुल सिनेमा के जो बड़े नाम हैं, सार्थक सिनेमा के बड़े नाम हैं, वो सब सिनेविजन में आ चुके हैं। हमारा एक फिल्म फेस्टिवल होता है हर महीने गर्मियों में, हर साल की गर्मियों में, जिसके उद्घाटन पे हम किसी निर्देशक को या कलाकार को बुलाते हैं, और एक समापन पे किसी को बुलाते हैं। ये पिछले 12 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो 12 सालों में हमने 24 तो वो फिल्मकार देखे हैं, और बीच बीच में कुछ नए नए फिल्म फेस्टिवल करते हैं, या बीच बीच में कोई आ जाता है तो उनके साथ मुलाकात बातचीत करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी फिल्मकारों का भी हमको बहुत अच्छा सहयोग है। इसकी फंडिंग के लिए कैसे मैनेज होता है? इसमें आज तक हमने कोई सरकारी ग्रांट नहीं ली, आज तक हमने किसी से दान नहीं लिया। केवल जो हमारे सदस्यों की जो फीस आती है उससे काम चलता है। नहीं तो हम 3-4 मित्र हैं, वो जो भी साल का घाटा होता है वो हम आपस में भर लेते हैं। तो वो ये जितना भी पैसा लग जाए, बोले ये मूवमेंट चलते रहना चाहिए, और इसके लिए मतलब कहाँ किससे मांगने जाएं और कहाँ खाना पूर्तियाँ करते बैठे, तो ये सब स्वांतः सुखाए वाली चीज़ें। मैंने 3 साल तक नई दुनिया हमारे जो अखबार है उसमें कॉलम लिखा है सरहद पार सिनेमा के नाम से, और उसमें हर हफ्ते में एक विश्व सिनेमा की एक अच्छी फिल्म को एनालाइज करता था, और वो बड़ा लोकप्रिय कॉलम हो चुका था उन दिनों। बाद में मैं मेरे पास रहा, समय के अभाव के कारण उसको फिर बंद करना पड़ा, और मेरी किताब आई है विश्व सिनेमा की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्में जी। तो वो भी अमेजन पे बहुत अच्छी बिकने वाली किताबों में से है, और उसमें मैंने जितनी भी 2-4 हज़ार फिल्में देखी हैं वो फॉरेन की, उनमें जो मुझे सबसे अच्छी 100 फिल्में लगी
उन फिल्मों के बारे में मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। और एक दूसरा सौभाग्य मुझे मिला था कि 2017 में नेशनल फिल्म अवार्ड की मुझे जूरी पे अपॉइंट किया गया था। अच्छा। नॉर्थ जूरी के ऊपर, तो वो भी एक बड़ा प्रेस्टिजियस चीज रही है मेरे जीवन की। तो दोस्तों, आज आपने सुना राकेश मित्तल जी को, उनके जीवन के किस्से, जो स्विट्जरलैंड में किस तरह वो प्रधानमंत्री से मिले और लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री से मिले। उसके साथ सिनेमा की सो अच्छी फिल्मों का कहूँ मैं कि किताब उनकी जो है, बुक है, वो आप पढ़िए। वो बहुत ही उन्होंने रिसर्च करके लिखी है, बहुत ही अच्छी किताब है। और सिनेविज़न का जो 12 साल की जर्नी है, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है सिनेमा के उन अनछुए पहलुओं को, उन फिल्मों को आपके सामने लाने की दोस्तों। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी राकेश मित्तल जी, जो बचपन से चाहते थे कला के क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाना, लेकिन अपने पिता की बात को माना, समझा। क्योंकि अगर हमारे परिवार और हमारी किस्मत अगर कोई फैसला लेती है तो वो हमेशा सही होता है, हमेशा गलत नहीं होता है। इस बात को आज वो उनके जीवन में सार्थक मानते हैं। बतौर सीए वो अपने हॉबीज़ को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उम्र के इस दौर पे आज वो खुश हैं कि वो सीए हैं और सीए के माध्यम से जनसेवा का कार्य भी कर रहे हैं। और उनकी जो पसंद की क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि उन्हें सुनने के बाद आप भी सीखेंगे अपनी लाइफ में और जीवन के हर दौर पर सीखना जारी रखेंगे, फिल्मों की महत्वपूर्णता को समझेंगे और सिनेविजन से भी जुड़ेंगे। तो दोस्तों, कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों से।